सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड है BHDC 134 इग्नू का सेकेंड ईयर का कोड है, हिंदी गद्य साहित्य। देखो, पहली बात तो यह है कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इसके बारे में एनालिसिस है वो थोड़ा बहुत क्या है, हिंदी का मतलब क्या होता है। देखो, आप लोगों को भी पता है कि हिंदी जो एक भाषा है वो एक क्या है, एक भाषा के समान है। और इस भाषा की उत्पत्ति, इस भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, बोल सकते हैं संस्कृत के भाषा से हुआ है। संस्कृत जो भाषा है उसी से हिंदी गद्य साहित्य की उत्पत्ति हुई है या फिर जन्म हुआ है। क्लियर है। जिस एंगल में देखा जाए, हिंदी गद्य व्यवस्था का जो स्वरूप है वो हमारे भारत में सबसे पहले कब आया था। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि जो हिंदी का जो बोल सकते हो साहित्य की स्थिति है, उसको अगर हम बात करें कि साहित्य रचना की उत्पत्ति कब हुई थी, तो पहली बात तो यह है कि साहित्य रचना की उत्पत्ति बहुत पहले ही हो चुका था। लगभग 1000 वर्ष पुराना ही है ये साहित्य जो रचना हुआ है, इसकी रचना 1000 वर्ष पहले ही हो चुकी है। ठीक है, लेकिन हमारा जिसमें आपका देखा जाता है साहित्य के रूप में, आपका बोल सकते हो कि यहाँ पे इतिहास में 4 भाग आए, 4 पार्ट आए थे। एक भाग में आदि काल था, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। कौन सा काल चल रहा है? टेल मी स्टूडेंट की आप लोगों का भी कौन से काल में सरवाइव कर रहे हो। ठीक है, तो जो ये हमारा समय काल चल रहा है वो हमारा आधुनिक काल में चल रहा है। आधुनिक काल की बात की जाए तो गद्य साहित्य यानी कि जो आपके बुक का नाम है हिंदी गद्य साहित्य, आधुनिक काल में गद्य साहित्य का जो विस्तार है ना, महत्वपूर्ण रूप से प्रचंड अवस्था में विकसित हुआ था। हिंदी गद्य साहित्य का जो विस्तार है आधुनिक काल को ही माना जाता है। और इसमें भी 2 लेखकों का जो नाम है महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है, जो कि वो आपके एक युग के निर्माण करते हैं। एक तरफ भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसे भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। और ये काल कब रहता है? 1875 से लेके 1900 तक आपका देखा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इस काल का नामकरण होता है, भारतेंदु काल। इसमें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उनके द्वारा क्या किया गया था, हिंदी गद्य का व्यवस्था का स्वरूप है ना, बहुत आसानी से और गद्य व्यवस्था में आगे बढ़ाया गया। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही इस काल का जो नामकरण है या फिर नामकरण की व्यवस्था है वो क्या था, आपका हिंदी गद्य साहित्य के रूप में नामकरण किया आया, भारतेंदु काल। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या देखने को मिला कि जो गद्य साहित्य जो होता है ना, वो सरल भाषा का रूप था, सरल भाषा का व्यवस्थित स्वरूप था। यानी कि पहले जो रचना होती थी ना हिंदी गद्य का, वो पहले हिंदी गद्य की जगह पे पद होता था। पद जो होता है, कविताएं होती है, छंद होते हैं, और बोल सकते हैं कि रूपांतर व्यवस्था में अलंकारों का स्वरूप इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे पंक्ति और छंद मुक्त व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है, जिसके तहत यहाँ पर जो ये पंक्ति और जो होती थी ना कविताएं, कविताएं जिसमें आपका देखा जाता है सूरदास आ गए, तुलसीदास आ गए, कबीरदास, मीरा, इनकी कविताएं आपको देखने में, पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, इनके पंक्तियों को समझने के लिए आपको क्या बोला जाता है कि उसकी व्याख्या समझनी पड़ती थी। तो इसी व्याख्या को लोग पढ़े लिखे ना होने के कारण भारत में इस व्यवस्था को समझने का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये महसूस किया गया, फील किया गया कि इस काल में जो व्यवस्थाओं का स्वरूप हम अगर परिवर्तित कर देते हैं तो सरल लोग भी इसे समझ सकते हैं। तो इसीलिए हिंदी गद्य का विकास जो है आधुनिक काल में माना जाता है। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है हिंदी गद्य का विकास। अब इसमें हम लिखेंगे कि भाई हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। तो पहले चैप्टर का नाम उद्देश्य पढ़ लेते हैं, 1.1। अब देखो उद्देश्य क्या है भाई, आप सभी अब जानते हो कि हमारा जो व्यवस्था स्वरूप है, यानी कि हिंदी गद्य का जो विस्तार है या फिर विकास है, उसका विकास करने का सबसे बड़ा श्रेय जानते हो क्या होता है? क्योंकि आपको भी पता है हिंदी गद्य का विकास कब हुआ था भाई, 1875 लिखा जाता है।
ठीक है। और इसमें भी बात की जाए ना तो कहीं कहीं पे 1850 माना जाता है। 1875 इसलिए माना जाता है क्योंकि 1850 में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है। तो उसी व्यवस्था के रूप में 1875 माना जाता है कि भाई 25 साल बाद उन्होंने अपने आप को साहित्य में लिखना शुरू किया था, इसलिए 1875 माना जाता है। और 1850 इसलिए माना जाता है भाई क्योंकि 1850 में ही उनका जन्म हो गया था। तो इस काल का जो नामकरण हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही पड़ा, इसीलिए उनके नाम के कारण यहाँ पे उनके जन्म के कारण 1850 माना जाता है। तो दोनों ऑफ द मोरल ऑफ द स्टोरी पता चल गया कि भाई क्या रीजन है दोनों का 1850 मानने का और 1875 मानने का, पता चल गया ना। क्योंकि भाई 1850 में तो भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, इस कारण 1850 उस काल का व्यवस्था देखा जाता है। और 1875 उन्होंने 25 वर्ष के बाद अपने आप को साहित्य में बहुत बड़े पैमाने पर लिखना शुरू कर दिया। गद्य व्यवस्था का विकास वहां से शुरू हुआ है, ठीक है। इसलिए 1875 कई जगह पे लिखा गया है। तो दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके एवरीवन, गॉट इट। ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1.1 हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। प्रस्तावना क्या होता है? लाइक दैट इज जस्ट ए बुक चैप्टर इंट्रोडक्शन, यानी कि जैसे हमारा जो चैप्टर बोल सकते हैं कि सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए जैसे आप लोगों का परिचय होता है ना कि भाई आपका नाम ये है, आप यहाँ से बिलोंग करते हो, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप बोल सकते हो आपके कैटेगरी ये है, तो ये एक बोल सकते हो परिचय। तो प्रस्तावना जो है चैप्टर का परिचय होता है। चैप्टर के परिचय में बात कर ली जाए तो भारत की व्यवस्था का इतिहास देखा जाए तो हजार वर्ष पहले जो है भारत में अलग अलग व्यवस्थाओं के रूप में हिंदी साहित्य का जो विस्तार है महत्वपूर्ण रूप से हो चुका था। हजार हजार वर्ष से पहले ही हिंदी साहित्य का जो व्यवस्था है साहित्य लिखने का शुरू हो चुका था। तो ठीक है, तो ये एक प्रस्तावना के रूप में है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा 1.2। सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए हमारा 1.2 है गद्य साहित्य। देखो गद्य साहित्य जो कि एक कहानी, एक बोल सकते हैं कि कहानी, नाटक, उपन्यास, ठीक है, ये आपका क्या है? आपका गद्य साहित्य है जिसमें सरल भाषा, सरल आम चाल की बोल भाषा होती है। इसमें क्या होता है कि आपका छंदों का प्रयोग और कविताओं का रूप में गीतात्मक व्यवस्था नहीं देखने को मिलता, यानी कि एक गीत के रूप में नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर उपन्यास, कहानी और निबंध के आदि स्वरूप देखने को मिलता है। इसे ही हम गद्य साहित्य बोलते हैं, ठीक है। अगर इसी के विपरीत अगर बात की जाए तो कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, इनकी रचनाएं हम पढ़ेंगे तो हमें इनमें छंद और कविताओं और गीतात्मक व्यवस्था देखने को मिलता है। और इनकी भाषाएं जो हैं समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इन्हें पद्य काव्य के रूप में जाना जाता है। जबकि गद्य साहित्य में आपके उपन्यास, कहानी, निबंध, देखो कहानी क्या है? कहानी फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी है, सरल भाषा में होती है, भाई कोई भी समझ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। तो ये आपका गद्य साहित्य था, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि यूनान में एक इलिंडियन यूनान में इलियड, ओडिसी आदि में लिखा गया एक नाटक है। यूनान में एक नाम है, क्या है? इलियड, ओडिसी आदि में लिखा गया एक लैंग्वेज के रूप में एक नाटक है, जिसमें आपका देखा जाता है कि ये काव्य कठिनाइयों से भरपूर था, लेकिन इस काव्य का जो रूपांतर स्वरूप है गद्य में कर दिया गया आधुनिक टाइम पे। आपने कई पुस्तकों को देखा गया। अब रामचरितमानस की रचना जो है वो आपको देखने को मिलता है कि पहले क्या है, आपका संस्कृत में किया गया या फिर अलग अलग लैंग्वेज में किया गया, लेकिन अब उसे हिंदी में कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है कि कोई पुस्तकें होती है लंबे समय पहले से कुछ और लैंग्वेज होती है, लेकिन लोगों को समझ में ना आने के कारण उसका लैंग्वेज बदल दिया जाता है। उसे ही आपका देखने को मिला कि इसे आपका गद्य साहित्य का विस्तार देखने को मिलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदी साहित्य की व्यवस्थाओं का स्वरूप है वो बदलता हुआ नजर आया। पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कर ली जाए तो हिंदी गद्य साहित्य का जो विस्तार है वो आधुनिक समय में बदलता हुआ नजर आया। पहले कठिन शब्दों का स्वरूप
अपनाया गया था पद के रूप में, लेकिन अब इसे गद्य के रूप में आसान करके हमारे प्रस्तुतिकरण के रूप में हमारे हिंदी साहित्य में जोड़ने का प्रयास किया गया था। क्लियर हो गया। हमारा अगला पॉइंट है 1.3 हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि उसके भाग। बात कर ली जाए तो पृष्ठभूमि यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई हिंदी गद्य गद्य की व्यवस्था का जो भाग है ना, कितने भागों में फैला हुआ है हिंदी गद्य साहित्य। तो पहली बात तो यह है कि आधुनिक काल के आरंभ से लेके हमारा 19वीं शताब्दी से पूर्व जो है भारत में जो भाषाओं का विस्तार था ना, वो पहले पद और फारसी, अरबी और उर्दू भाषाओं का सम्मेलन था। इससे पहले जो है हमारे भारत में जो रचनाएं किए जाते थे, फारसी, उर्दू और बोल सकते हो कि अरबी भाषाओं में हमारी रचनाएं किया जाता था, रचना की जाती थी या फिर साहित्य लिखा जाता था। लेकिन हिंदी गद्य का विस्तार जो है 19वीं शताब्दी से ही हमारे भारत में परिवर्तनशील रहा है या फिर परिवर्तित रहा है। आज हम खड़ी बोली बोलते हैं। साहित्य में सबसे ज्यादा खड़ी बोली का विस्तार देखने को मिला है। ठीक है, इससे पहले आपका देखा जाता है ब्रिज भाषाओं में हम रचनाओं का स्वरूप देखते थे, लेकिन अब ब्रिज भाषाओं का जो विस्तार है वो अब खड़ी बोली ले लिया है। पद व्यवस्था का जो विस्तार है किसने ले लिया है? गद्य व्यवस्था ने ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सरल लैंग्वेज में 1.3.1 में हम सिंपली लैंग्वेज में देख सकते हैं ब्रज भाषा गद्य। अब देखो ब्रज भाषा गद्य क्या का मतलब क्या है कि ब्रज भाषा से हम गद्य की तरफ बढ़ने लगे। अब देखो ब्रज भाषा साहित्य का एक ऐसा विस्तार था, एक ऐसा भाव विचार था जो व्यक्ति को व्यक्त करने के साथ साथ उसके आम बोलचाल की भाषा को वो समझने में उसे आसानी होती थी। लेकिन इसमें जो भाषाओं का तुकबंदी हुआ करता था, तुकबंदी यानी कि शब्दों का जो मतलब मेल मिलाप हुआ करता था, उसको समझना बेहद ही कठिन था। इसीलिए आपका देखने को मिला कि जो ब्रज भाषा की जो रचना है उसको बाद में गद्य व्यवस्था की तरफ उसका रुख मोड़ने का प्रयास कर दिया गया, जिसके तहत हमने ये देखा कि हमारे भारतीय समाज के जितने भी लोग पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी थोड़े बहुत समझते थे, उनके लिए इन भाषाओं का जो है सरल रूपांतर स्वरूप अपनाया गया, जिसके अंतर्गत ब्रज भाषा का जो विस्तार है वो आपका देखा जाता है जनसाधारण भाषा के रूप में अपना दिया गया। जनसाधारण का मतलब होता है जनता के द्वारा जो साधारण भाषा प्रयोग में लाई जाती है और जनता जिस भाषा को समझता है उसे जनसाधारण भाषा के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इसके बावजूद हम देखते हैं कि ब्रज भाषा जो है आपका 17वीं शताब्दी के उपरांत धीरे धीरे समाप्त होने के व्यवस्था में आ गया। जब औरंगजेब के काल में आपका देखा गया, उसके औरंगजेब का जो ये काल था ना, तो यहाँ पे वैष्णव के जो भक्त थे, यानी कि औरंगजेब काल में भक्ति भाव के रूप में यहाँ पर जो विस्तार था वो आपका देखा गया ब्रज भाषा के रूप में ही हुआ था। ठीक है, आपके बोल सकते हो मीराबाई हो गए, तुलसीदास हो गए, कबीरदास हो गए, ठीक है, और करीब कबीरदास हो गए या फिर बोल सकते सूरदास हो गए। इनकी जो रचनाएं होती थी ब्रज भाषा में और छंद व्यवस्था के रूप में होती थी, जिसके कारण लोगों को थोड़ा समझना और कठिन होता था। तो इसीलिए इन रचनाओं का जो रूपांतर स्वरूप अपनाया गया, रूपांतर यानी कि उनके रूपों का परिवर्तन किया गया, उसे रूपांतर बोला जाता है। ठीक है, तो उन व्यवस्थाओं को यहाँ पे ब्रज भाषा की तरफ छोड़ के उन्हें गद्य व्यवस्था के रूप में अपना लिया गया था। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 1.3.2 खड़ी बोली गद्य। अब देखो खड़ी बोली जो है आपका ब्रज भाषा को छोड़ के अब यहाँ पे क्या किया गया, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली जो है सरल भाषा और बोल सकते हो सरल व्यवस्था के रूप में यहाँ पे शब्दों का व्यवस्था रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, खड़ी बोली जो है यहाँ पर प्रस्तुत रूप में हम देखें ना, तो यहाँ पे साहित्य व्यवस्था में इसे लोगों के द्वारा बहुत ही बड़े पैमाने पे अपनाया गया था। लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पे यहाँ पर अपनाया गया था। 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने लगी थी, यानी कि 14वीं शताब्दी। अभी हमारा कौन सी शताब्दी चल रहा है स्टूडेंट, बताइए जब तब तक। ठीक है, कौन सी शताब्दी चल रही है? यानी कि 14वीं शताब्दी के आसपास ही जो है आपका खड़ी बोली दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अपनाया जाने लगा था। मुगल काल के शासन के
जनता के द्वारा ये खड़ी बोली धीरे धीरे जनता के रूप में संपर्क में जुड़ा, यानी कि खड़ी बोली लोगों को थोड़ा बहुत महसूस होने लगा, फील होने लगा, अब जनता धीरे धीरे इसे अपनाने लगी। ठीक है, उसके बाद अमीर खुसरो, ये मुगल शासक के जितने भी ये शासक है, ठीक है, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का विस्तार दक्षिण के राज्यों में किया और दक्कनी हिंदी को 14वीं से 18वीं सदी में इसे अनेक साहित्य कला में खड़ी बोली का विस्तार वहीं से कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग बोल सकते हो कि मुगल व्यवस्था का शासन आया और मुगल साम्राज्य ने खड़ी बोली का विस्तार महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मुगल शासक के द्वारा ही खड़ी बोली को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, मुगल साम्राज्य के विस्तार में ही खड़ी बोली का जो विस्तार है महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ पाया। औरंगजेब की मृत्यु जब हुआ था ना, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, वह सम्राट व्यवस्था के रूप में उन्होंने अपनी शक्तियों का लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद और आदि पूर्वी शहर जो जितने भी थे ना, वहाँ पे खड़ी बोली का विस्तार महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा था। साहित्य के स्थान में जो साहित्य जो है ना, उसके स्थान की बात कर लीजिए, समय को अपेक्षाकृत ये खड़ी बोली है धीरे धीरे लोगों में फैलता गया और गद्य व्यवस्था के रूप में जुड़ते जुड़ते 1741 में पटियाला 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 क्षेत्र जो है वहां पर ये आगे बढ़ा। तत्पश्चात इसका जो उदाहरण स्वरूप है आधुनिक समय में ये खड़ी बोली लोगों के बीच जिन दिलों और जान के रूप में फेमस के रूप में आगे बढ़ता गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, खड़ी बोली धीरे धीरे बहुत बड़े पैमाने पे 14वीं शताब्दी से ही बढ़ती नजर आ रही थी, तो लोगों ने इसका जो समझना सूझबूझ है वो पकड़ बना लिया था, तो खड़ी बोली का विस्तार वहीं से चलता हुआ आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है 1.4, हिंदी गद्य का विस्तार या विकास। विस्तार बोलो विकास बोलो दोनों का मतलब एक ही है। खड़ी बोली गद्य को जो आज अपना एक जीता जागता और एक ऐसा सहज रूप देता है जिसके अंतर्गत हम अपने संस्थाओं के माध्यम से हिंदी गद्य व्यवस्था का जो विस्तार है महत्वपूर्ण रूप से समझ सकते हैं। सिंपली लैंग्वेज में अगर बोलो, हिंदी गद्य का जो विस्तार है या फिर विकास है, हम अपने आज समाज में अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं ना। हिंदी गद्य का जिस तरीके से हम कहानी हो गया, निबंध हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, ये क्या हिंदी गद्य का विस्तार है। ठीक है, आज आप लोग देखते हो कि जितने भी लेखक और जितने भी साहित्यकार आते हैं वो ज़्यादातर सरल लैंग्वेज, एक नाटक के रूप में, एक कहानी के रूप में, एक उपन्यास के रूप में अपने कविताएं या फिर बोल सकते हो सरल लैंग्वेज, पहले की तरह जैसे मान लो कि सूरदास हो गए, कबीरदास हो गए, मीराबाई हो गए, तुलसीदास हो गए, जितने भी ये होते थे, अब उनकी तरह कोई रचना नहीं करता ना। सिंपली लैंग्वेज में एक देखा जाए तो चाहे वो भक्ति काल के ही माने जाते हैं कवि हैं, लेकिन उनकी तरह कोई रचना ज्यादा नहीं करता ना सिंपली लैंग्वेज में देखा जाए तो। ठीक है, आज हमने क्या किया, भाषा का सरल रूपांतर रूप ले लिया। सरल इसलिए लिया क्योंकि भाई पढ़े लिखे लोग हुआ नहीं करते थे 1875 के आसपास, इसीलिए हम भाषा का सरल रूप ले लिया। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 1.4.1, हिंदी गद्य के विकास के कारण। तो हमारा 1.4.1 है हिंदी गद्य के विकास के कारण, यानी कि मतलब हिंदी गद्य का जो विकास हुआ ना, जिसे डेवलप जिसे बोल सकते हो, उसके कारण बताने, मोटिव बताने कि भाई क्या कारण थे जिसके कारण हिंदी गद्य का विकास हुआ। तो पहली बात तो ये है कि हिंदी गद्य से पहले हिंदी पद का विस्तार हुआ था। हिंदी पद में रचनाएं किया जाता था, साहित्य व्यवस्था की जितनी भी रचनाएं थी वो हिंदी पद में किया जाता था। पद होता था भाई छंद व्यवस्था के रूप में, कविता के रूप में, और बोल सकते हो अलंकारों के रूप में, और बोल सकते हो तुकबंदी के रूप में। तुकबंदी यानी कि शब्दों का तुकबंदी होता था उसके रूप में, जिसके कारण लोगों को समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि 1875 में जिस तरीके से अगर माने तो 1875 में गद्य व्यवस्था का विकास हुआ, उससे पहले क्या हो
क्या था, पद का था। ठीक है, तो 1875 से पहले हमारे भारतीय समाज में लोगों की शिक्षा व्यवस्था अत्यधिक थी। अत्यधिक होने के कारण लोगों को इन तुकबंदी अलंकार और कविताओं को समझने की सूझबूझ नहीं थी, जिसके कारण हिंदी गद्य के विस्तार का स्वरूप हमें देखने को मिला। और भी कारण की बात कर ली जाए तो यहाँ पे ईसाई मशीनरियां, यहाँ पे कारण आ जाएगा ईसाई मशीनरियां। ईसाई मशीनरियां की बात कर ली जाए तो ईसाई यानी कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता जिस तरीके से आज हमारा भारत है, उससे पूर्व अलग अलग बोल सकते हैं कि मुगल शासन ने हमारे ऊपर शासन किया। उत्तर काल की बात की जाए तो ईसाई धर्म के प्रचारक के रूप में यहाँ पर भारत में लोगों को देखा गया, जिसके कारण उन्होंने अपने अनुसार भाषाओं का जन्म दिया। लेकिन भाई भारतीय समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके कारण ईसाई भाषाओं को समझना और उनके द्वारा दिया गया जो भाषा था उसको समझने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए यहाँ पर जो है 19वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर हिंदी गद्य का विस्तार महत्वपूर्ण रूप से आज हम देख सकते हैं। सरल भाषा में बोला जाए, ईसाई मसीहियों की जो भाषा थी उसको समझने के लिए अंग्रेजी भाषाओं का स्वरूप अपनाना पड़ता था। यानी कि आपने भी देखा होगा लॉर्ड फादर ईसाई ईसा मसीह से संबंधित होते थे, तो उनकी भाषा क्या होती थी, थोड़ी अंग्रेजी रूप में, बिल्कुल ही अंग्रेजी रूप में ही होती थी, यानी कि फादर। ठीक है, तो इस तरीके से बोला जाता है ना कि उनको गॉड को फादर बोलते थे, या फिर जो भी वो मतलब लॉर्ड फादर वगैरह बोला जाता था, फादर कुछ भी नाम लेके उन्हें फादर से संबोधित किया जाता था। तो इस भाषा को समझने में लोगों की अशिक्षित व्यवस्था के कारण इसे समझना कठिन होता था, इसीलिए हिंदी गद्य का विस्तार कर दिया गया। इसका दूसरा कारण है। और आपका बोला सकते हो नवीन आविष्कार। नवीन आविष्कार की बात कर ली जाए तो हमारे भारतीय समाज में अंग्रेजी व्यवस्था होने के कारण आपने देखा होगा कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया था। पढ़ा होगा आपने इतिहास में, मैं बता भी दे रहा हूँ। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया था, जिसके अंतर्गत हम 1844 से लेकर 1856 तक, 1800 यानी कि 1844 से लेके 1856 तक जो देश है अंग्रेजी शिक्षा का गुलाम बहुत बड़े पैमाने पर रह चुका है। हमारा भारत अंग्रेजी शिक्षा का गुलाम 1800 के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर रहा। 1856 के बाद जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन छिड़ा था 1857 में, उसके दौरान हमारा जो है भारत ने अपने मातृभूमि के लिए, अपने बोल सकते हो कि अपनी भाषा को बचाने के लिए इसने गद्य व्यवस्था का जो स्वरूप है अपना लिया, ताकि हमारा भाई भाषा जो है बचा रहे और अंग्रेजी शिक्षा का हम ज्ञान ना लें। ठीक है, अब उसके बाद शिक्षा का विस्तार। शिक्षा का विस्तार आप लोग देख सकते हो कि उसी में ये बात थोड़ा बहुत जुड़ गया। तो भाई 1834 में लॉर्ड मैकाले जो थे ब्रिटिश आपके पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लॉर्ड मैकाले को भारत का बोल सकते हो गवर्नर शिक्षा के रूप में विस्तार किया गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाने का बहुत प्रचंड व्यवस्था से अपना लिया कि भाई अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए, अंग्रेजों का राज होना चाहिए शिक्षा के रूप में भी। भाई अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के रूप में हम देखें तो भारत हमारा गुलाम बन जाए। तो अंग्रेजी शिक्षा के लाभ के कारण यहाँ पे शिक्षा का विस्तार अंग्रेजों ने किया, लेकिन समाज सुधारक, समाज साहित्यकार और आंदोलनकारों ने इन कॉलेजों का विस्तार है शिक्षा का ग्रहण तो किया, लेकिन इन कॉलेजों का जो विस्तार है अपने शिक्षा को बचाने के रूप में किया। जैसे कि बात कर ली जाए 1800 में आपका बोला जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 1824 में हिंदी पढ़ाई के प्रतिबंध लगा दिया गया। भाई इस कॉलेज में हिंदी पढ़ाई नहीं होगी। 1800 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी ना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि हिंदी की पढ़ाई नहीं होगी भाई, यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा होगा। फिर उसके बाद 1823 में आगरा कॉलेज की स्थापना हुआ। यहाँ पर भी इसमें भी देखा गया कि हिंदी में शिक्षा का व्यवस्था यहाँ पर किया गया। 1817 में 17 में कलकत्ता कॉलेज की स्थापना किया गया। तो ये कॉलेज क्या है, कॉलेज स्थापित अंग्रेजों के द्वारा किए गए,
लेकिन उन कॉलेजों को स्थापित करने का जो मोटिव क्या था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना। लेकिन उल्टा उल्टा हुआ भाई, हमारे लोग इतने समझदार थे, कुछ लोग तो समझदार थे ही भाई, सबके सब तो ना कहा जाए, कुछ तो ऐसे थे हमारे देशद्रोही के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो भाई उनके द्वारा क्या किया गया, अंग्रेजी शिक्षा का भी विरोध किया गया और हिंदी गद्य में गद्य व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब उसके बाद हमारा समाज सुधार आंदोलन। भाई समाज सुधार आंदोलन क्या है, 19वीं सदी में हमारा समाज सुधार आंदोलन चला। आंदोलन के रूप में हमने भारतीय की प्रण लिया कि हमारा भारत जो है, हमारी भाषा होनी चाहिए, हमारे भारत का स्वयं का भाषा होना चाहिए, हमारा जो भारत है उसका जो भाषा का विलुपन नहीं होना चाहिए। विलुपन का मतलब होता है कि विलुप्त ना हो, इनविजिबल ना हो, यानी कि जनता के द्वारा भाषा जो है, भारत की भाषा को अपनाया जाए। तो इस रूप में आपका गद्य व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया था, ठीक है। तो ये था आपके गद्य व्यवस्था के कारण। अब हिंदी गद्य की स्थिति देख लेते हैं। हिंदी गद्य की स्थिति की बात कर ली जाए तो पत्र पत्रिकाओं का जो प्रकाशन है ना, उसका मुद्रण यानी कि छपाई करने का जो व्यवस्था था आपका, 30 मई 1826 में पंडित मुगल किशोर शुक्ल के द्वारा कलकत्ता में इसे उदंड मांडंड पत्र का प्रकाशन उनके द्वारा किया गया था। जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा कलकत्ता से हिंदी में ही उदंड मार्तंड नाम की एक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किया था। पत्रिका का मतलब होता है कि समाचार पत्र, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक दैनिक जागरण हो गया, ठीक है। आपके बोल सकते हैं कि अलग अलग जो पत्रिकाएं होती है, तो उस समय सबसे पहले जो भारत में, ये ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके नॉलेज का क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत में कौन से क्षेत्र में, किस सन में, जो भी वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन का 4-5 पूछ देगा कि भाई कौन से सन में भारत में सबसे पहले पत्रिकाओं का विस्तार किया गया था। तो आपका 30 मई सन 1826 में। भाई कौन से क्षेत्र में सबसे पहले पत्र पत्रिका का विस्तार किया गया था, भाई कोलकाता क्षेत्र में। सबसे पहले किसके द्वारा पत्र पत्रिका का विस्तार किया गया, तो अब यहाँ पे नाम आ जाएगा, तो यानी 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही लाइन में, ठीक है। तो ये बोल सकते हो जीके नॉलेज का क्वेश्चन है, और ये मतलब बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके द्वारा ही सबसे पहले हिंदी गद्य व्यवस्था का जो विस्तार है पत्रिकाओं के रूप में किया। अब इन पत्रिकाओं का छपने के बाद बड़े पैमाने पर भारत का जो गद्य व्यवस्था है आगे बढ़ने लगा था, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.4.2, प्रारंभिक गद्य लेखन। प्रारंभिक यानी कि प्रारंभिक का बात किए, इससे पहले स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। प्रारंभ का मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है। 1800 में आपका देखा जाता है अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया। इस कॉलेज का जो विस्तार है, उर्दू में पहले इसके अध्यापक को यहाँ पे लाया गया 1803 में, ठीक है। उर्दू के अध्यापक यहाँ पे पढ़ाने लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यहाँ पर जो भी उर्दू के टीचर थे, उनको मतलब हिंदी पढ़ाने के लिए मतलब बाधित किया गया इनके द्वारा, लेकिन वो पढ़ा नहीं रहे थे। तो इस स्थिति में आपके बोल सकते हो कि अलग अलग जो मुंशियों में से श्री लल्लू लाला जी और पंडित सदर मिश्र ने हिंदी गद्य के पुस्तकें छापना शुरू कर दिया था। ये भारत के लेखक थे, ठीक है। लल्लू लाल जी और पंडित सदल मिश्र, इन्होंने गद्य व्यवस्था के रूप में हिंदी में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये आपके बोल सकते हैं कि मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने भी अपने उर्दू और फारसी लेखन के माध्यम से, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, इन्होंने भी गद्य का विस्तार आगे बढ़ाया। और उसके बाद मुंशी इंसा अल्लाह खान ने भी अपने आप में कहानी के रूप में इन्होंने उर्दू की सहारा लिया, लेकिन उर्दू के साथ साथ इन्होंने अपने मातृभूमि को अपनाते हुए भारत में हिंदी भाषा और अरबी भाषा, फारसी भाषा और तुर्की भाषा को मतलब ख़त्म करते हुए हिंदी भाषा का भी इन्होंने बड़े पैमाने पे सपोर्ट करते हुए उसकी जो नींव डाली हमारे रूप में, कि गद्य की स्थापना हमारे भारत में बनी रहे। अब उसके बाद लल्लू लाल जी ने अपने फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में, इन्हें भगवान के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक बोल सकते हैं कि भगवान यानी कि राह दिखाने वाले, यानी कि एक रास्ता दिखाने वाले
तो इन्हें माना जाता है। इनके द्वारा ब्रज भाषा को समाप्त करके इन्होंने गद्य व्यवस्था की व्यवस्था को आगे बढ़ाया था। ठीक है, और खड़ी बोली को अपनाया था। खड़ी बोली जो कि लोगों के द्वारा समझ में आई जा सके वैसी बोली थी खड़ी बोली। ठीक है, उसके बाद पंडित सदल मिश्र के द्वारा आपका देखने को मिला कि लल्लू लालजी के तहत इन्होंने भी फोर्ट विलियम कॉलेज का नींव में गद्य व्यवस्था को आगे बढ़ाया और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते हुए गद्य का भी स्थापना कॉलेजों में किया गया। ठीक है, तो ये आपके बोल सकते हो कुछ लेखक हैं, कुछ सपोर्टर हैं जिन्होंने गद्य व्यवस्था का आगे बढ़ाने का विस्तार या फिर श्रेय इन्हें जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.4.3 अंग्रेजों की भाषा नीति। अंग्रेजों की भाषा नीति क्या थी भाई? अंग्रेजों की भाषा नीति थी भाई अंग्रेजी शिक्षा। लॉर्ड फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, वो भी भाई अंग्रेजी शिक्षा के रूप में हुआ। लॉर्ड मैकाले ने जो अपना बोल सकते हो, लॉर्ड मैकाले क्या था भाई, अपनी अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करना चाहता था। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार और प्रचार करने के लिए इसे जाना गया लॉर्ड मैकाले को। 1836 में फारसी ही अदालत, मतलब उस टाइम 1836 की बात की जाए ना, तो फारसी में ही अदालत में सुनवाई की जाती थी। तो ये सुनवाई की जो प्रथा थी अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ही आगे बढ़ाया गया था इस भाषा में। फिर अंग्रेजी शिक्षा चाहता था कि भाई भारत का जो है भाषा, उस पर हमारा अधिकार हो जाए, हमारा राज हो जाए। तो ये था आपका देखने को मिला अंग्रेजी शिक्षा की भाषा नीति। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब उसके बाद हमारा आ जाता है अगला नाम, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, सन 1823 से लेकर 1895 तक इनका समय काल रहता है। तो इनके द्वारा इन्होंने पद व्यवस्था को ना अपनाते हुए इन्होंने गद्य व्यवस्था का साहित्यकार रूप में फारसी भाषाओं का शब्द है उसको ग्रहण ना करते हुए हिंदी गद्य के भाषाओं का ग्रहण इनके द्वारा किया गया। ठीक है, पंडित वंशीधर के रूप में इन्होंने रचना किया। अब उसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा भी यहाँ पर जो है गद्य व्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया और कठिन रूप में कठिन शब्दों का जो विस्तार था पद में उसे परिवर्तित करते हुए हिंदी गद्य का स्वरूप आगे बढ़ाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अब उसके बाद हमारा अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.5 भारतेंदु युग। 1875 से लेके 1973 भारतेंदु युग। देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही इस युग का नामकरण होता है भारतेंदु युग। इनका जो जन्म है बनारस के एक धनी परिवार यानी कि अमीर परिवार में होता है 2 सितंबर 1850 में। आपको बताया था ना जन्म कब हुआ था। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र साहित्य प्रेमी, यानी कि इनके पिताजी है ना साहित्य, यानी कि साहित्य लिखा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भारतेंदु जी के बारे में बताया जा रहा है। इनके नाटक और काव्य की, इनके पिता जो है नाटक और काव्य की रचना करते थे, यानी कि वो एक खुद साहित्यकार थे, वो एक खुद लेखक थे। तो इन्होंने भारतेंदु जी थे, इनके पिता से ही इनको बहुत बड़ी शिक्षा मिली थी। आपने देखा होगा कि भाई जिस क्षेत्र में उसके पिता होते हैं तो भाई हम उस फील्ड के मतलब जाने माने थोड़े बहुत जान जाते हैं। ठीक है, तो इनके पिता भाई साहित्यकार थे, लेखककार थे, तो इनको भी मतलब लेखन क्रिया का जो है ज्ञान इनके पिता से ही अर्जित होने लगा था। ठीक है, धनी परिवार में होने के कारण और पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार होने के कारण इन्होंने समाज के हर एक व्यवस्थाओं का ग्रहण करते करते अपने रचनाओं में भी इन्होंने बड़ी व्यवस्था में अपने आप को आगे बढ़ाया। 35 वर्ष की आयु में 1875 में इनका जो है उनका देहांत हो गया। सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए, ये हिंदी साहित्य के लिए, यानी कि देखो 35 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म देहांत है ना, देहांत यानी कि जो मृत्यु है 35 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। भारतेंदु जी का जो जन्म है इनके रचनाओं के माध्यम से, इनके जो क्रियाकलाप के माध्यम से आज भी लेखक के रूप में और हिंदी गद्य व्यवस्था का विस्तार का जो बोल सकते हो स्तंभ के रूप में इन्हें जाना जाता है। हिंदी गद्य व्यवस्था का जो विस्तार है इनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इनके रूप में इनके सपोर्टर कुछ ऐसे बोल सकते हो कवि भी है, जैसे कि आपका प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, बद्री नारायण चौधरी हो गए, प्रेमघन
और उसके बाद जगन्नाथ दास हो गए, इनके रचनाओं ने भी गद्य व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में यानी कि 1877 में प्रयाग में हिंदी गद्य का जो प्रदीप नाम की व्यवस्था में पत्रिका में हिंदी गद्य का विस्तार किया था। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली आपके नाम है, तो इन नाम को थोड़ा बहुत पढ़ लो और याद कर लो। बाकी इसमें कुछ खास आप लोग जरूरी नहीं कि सारी बातें लिखो। ठीक है, बस इस नाम को कुछ कुछ नाम को याद रख लेना। प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बालकृष्ण हो गए, भट्ट हो गए, और बद्री नारायण चौधरी हो गए, प्रेमधन हो गए, और उसके बाद जगन्नाथ दास हो गए। इनके नाम याद कर लो। और आप बोल सकते हो भारतेंदु युग के जो बोल सकते हैं ये कवि थे जिन्होंने गद्य व्यवस्था का विस्तार किया था। और भारतेंदु की कुछ रचनाओं को पढ़ लो, समझ लो, बाकी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.6 द्विवेदी काल। देखो भारतेंदु काल का जो जन्म स्थिर है वो कब है, 1875 से लेके 1900 तक। अब उसके बाद 1900 से लेके 19 के बाद से है जो द्विवेदी काल शुरू होता है, 1900 से लेके 1920 तक। अब देखो ये 1900 से लेके 1920 के कभी कभी ये कहीं कहीं 18 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को भी चलना नहीं है। समझ में आ गया। तो देखो इसमें है आपके बोल सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही इस काल का जो नाम है द्विवेदी काल पड़ता है। इसमें भी अलग अलग लेखकों ने जो पढ़ाई और जो शिक्षा व्यवस्था का जो विस्तार है, इसमें भी आपका गद्य व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया तथा समाज में एक नई आशा, एक नया दीप जलाने का प्रयास किया गया था। समाज में जो कृत्रिम व्यवस्था में जो अत्याचार, अन्याय, जो क्रूर प्रथाएं, जो बाल विवाह, सती प्रथा, पुनर्विवाह ये सब चल रहा था ना, उसका जो विस्तार है इस रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। और इस काल में इन सभी व्यवस्था का विरोध करते हुए लेखकों के द्वारा इस समाज का अलग रूप अपनाया गया था। क्लियर हो गया। तो अब हमारा आ जाता है 1.6.1 सरस्वती पत्रिका का योगदान। अब देखो सरस्वती पत्रिका जो है महावीर बोल सकते हो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इनका जो प्रमुख पत्रिका था सरस्वती पत्रिका। ये बहुत बड़ी पत्रिका थी जिसके रूप में इस पत्रिका के माध्यम से ही ना इलाहाबाद में सन 1900 के रूप में ये शुरू हुआ था। और 1903 में यह संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का नामकरण आगे बढ़ाया। और द्विवेदी ने सन 1920 तक ये आपका पत्रिका चला था। और इस पत्रिका को चलने का कारण क्या था कि इस पत्रिका के कारण है ना गद्य में रचना हुआ था इस पत्रिका में। अब गद्य में होने के कारण भाई गद्य व्यवस्था को आगे बढ़ा दिया गया। बिल्कुल ही प्रचंड अवस्था में सबको समझ में आने लगा था। इतने साल चला, 1903 से लेकर 1920 तक चला, मायने रखता है 17 साल चला, 17 साल। ठीक है, यानी कि 17 साल में इसने पूरा मतलब लोगों के दिलों पे राज किया था। ठीक है, इस लैंग्वेज को समझने में कठिनाइयों का इस पत्रिका के माध्यम से हमारे समाज में जो है गद्य व्यवस्था का जो विस्तार महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है। अब उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है 1861 में इनका जन्म होता है। और 1938 में इनका मतलब बोल सकते हैं कि निधन हो जाता है। ठीक है, ये स्वयं एक कवि थे जिनकी महत्वपूर्ण कविताओं के रूप में द्विवेदी जी का काल माना जाता है। इन्हीं के नाम से इन द्विवेदी काल पड़ता है। ठीक है, ये आदर्श रूप में माने जाते हैं समाज में, यानी कि एक मध्य समाज, एक आदर्श समाज की रचना और बोल सकते हो आदर्श समाज का जो रूप इनके द्वारा अपनाया जाता है। और आदर्श समाज की रचना करने का श्रेय जो है इनको ही जाता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र और बाल मुकुंद। ठीक है, अब उसके बाद नाथुराम शर्मा, शंकर, और उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओस, रामचंद्र शुक्ल, ये अलग अलग लेखक हैं द्विवेदी युग के। ठीक है, तो इनके द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो है रचनाओं को आगे बढ़ाया गया गद्य व्यवस्था के रूप में। ठीक है, तो ये जितने भी हमने पढ़ा है ना, ये बस गद्य को आगे बढ़ाने वाले अलग अलग लेखक बने। भारतेंदु काल में अलग बने, महावीर द्विवेदी काल में अलग बने। तो बस इन्हें याद रखना और बाकी आप खुद भी बना सकते हो।
ठीक है। अब उसके बाद हमारा 1.7 है प्रेमचंद और उनके उनके बाद, यानी कि प्रेमचंद यानी कि सॉरी, प्रेमचंद का जो जन्म है आपका 1886 के आसपास माना जाता है। ठीक है। अब उसके बाद प्रेमचंद ने अपने लेखन क्रिया में समाज के एक ऐसे दर्शन को प्रस्तुत किया जो समाज में बोल सकते हैं कि बुराइयां, समाज में जो और एक दूसरे के प्रति भेदभाव, छुआछूत, एक दूसरे के प्रति घृणा, इन सभी रूप में प्रेमचंद ने अपने आप को आगे बढ़ाया। और लिखने के साथ साथ प्रेमचंद ने हिंदी गद्य का स्थापित करने का श्रेय जाता है, क्योंकि इनकी रचनाएं बेशक समाज को सुधारने के साथ साथ ये समाज में हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने का जो है प्रेमचंद को महत्वपूर्ण रूप से श्रेय जाता है। प्रेमचंद के युग में जो है उपन्यास और साहित्य लिखे जाते थे। उन उपन्यासों का जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री और विश्वनाथ शर्मा और जो पांडे बेचन और शर्मा उग्र, इलानचंद्र, ये जितने भी थे, इन तो इनकी रचनाओं में ये लेखक काफी प्रभावित हुआ करते थे और प्रेमचंद की कहानियों से समाज में एक नई दशा, और जयशंकर प्रसाद हो गए, चंद्रधर्म शर्मा हो गए, गुलेरी हो गए, सुंदर दर्शन यशपाल हो गए, तो इन रचनाओं, इन लेखकों ने भी अपने आप को प्रेमचंद की साहित्य कला को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और प्रेमचंद में एक ऐसी सूझबूझ थी जिसने समाज को एक नया दर्शन एक हिंदी साहित्य के रूप में दिया। इसीलिए प्रेमचंद का भी जो नाम है हिंदी गद्य साहित्य को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण रूप से आज लिया जाता है। अब उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.8 सारांश। सारांश देखा जाए तो हमारा कंक्लूजन होता है। इस चैप्टर में हमने जो जो बातें पढ़ी तो उस बात का एक पूरा निचोड़ होता है। तो सारांश जिसमें हमने देखा कि पद का जो विस्तार है गद्य में कर दिया गया, ब्रज भाषा का विस्तार खड़ी बोली में कर दिया गया, गद्य व्यवस्था का विस्तार है अलग अलग लेखकों का, आधुनिक काल में गद्य व्यवस्था को आगे जोड़ा गया, भारतेंदु काल में आपके बोल सकते हो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा गद्य व्यवस्था का नींव रखा गया, और वहीं से भारतेंदु काल से ही गद्य व्यवस्था का आरंभ हो गया और द्विवेदी काल में भी आगे बढ़ता गया, और इन लेखकों के माध्यम से हमारा जो विस्तार है गद्य व्यवस्था का पूर्ण रूप से होता चला गया। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर इस पूरे बुक का, जो कि अब कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको इसका कुछ वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप लोग का जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि उसमें एक वीडियो में ये भी है कि पूरे बुक का इंट्रोडक्शन है कि कौन से चैप्टर में आप कौन सी टॉपिक पढ़ने वाले हो। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप उस लिंक पे भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके एवरीवन, तो ये आपका सेशन है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।